नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सजादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं बिहार के पटना से, जहां पर कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़ये के बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के दिमागी दिवालियापन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उस पर पूछा जा रहा है कि क्या दिमागी तौर पर जो उनका दिमागी तवाज़ुन है नीतीश कुमार का, क्या वो बिगड़ चुका है, या फिर जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं उनकी मानसिकता, उनकी जहनीत क्या नीतीश कुमार के जहन में सराहत कर चुकी है। ये सवाल लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान कर रहे हैं। बिहार के वो मुसलमान कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया ब्लॉक को उसके जमहूरी उसूलों पर अमल पैरा होने के बावजूद, गामजन होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाया। वो मुसलमान नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के जहन भी जाफरानी हो चुका है, क्योंकि कल एक ऐसा वाकया पेश आया जो निहायत अफसोसनाक है। पटना में जो डॉक्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे थे। वो अपॉइंटमेंट लेटर्स के दौरान जो है एक मुस्लिम खातून का भी तकर्रुर अमल में आया, जिसको अपना उसका अपॉइंटमेंट लेटर हवाले करते हुए जो नकाब लगाई हुई एक शरीफ लड़की थी, उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए नीतीश कुमार उस लड़की का हिजाब जो खींचते हुए दिखाई दिए है। हालांकि सम्राट चौधरी जो उनके नायब है वो पीछे से उन्हें रोकते भी उस मतलब तस्वीर में दिखाई दे रहे, वीडियो में दिखाई दे रहे, मगर नीतीश कुमार जो है वो मुसलसिल 2-3 मरतबा उस लड़की का नकाब खींचने की उन्होंने कोशिश की। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, यकीनन ये जो वीडियो वायरल हो रही है वो बहुत ही जो है शर्मनाक हम इसको कह सकते हैं। बहुत ही जो है एक चीफ मिनिस्टर की ये हरकत बहुत ही मज़म्मत के काबिल जो है करार दी जा रही है। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा, जैसा कि जो है खबर आई है कि आयुष डॉक्टर्स के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर, डॉक्टरों मतलब है कि डॉक्टर की तकर्रुरी के सिलसिले में 1283 डॉक्टर्स जी का तकर्रुर अमल जी में आया बिल्कुल, था। तो उसके लिए जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की एक तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर ख़ुद मौजूद थे और उन्होंने पर्सनली जो है इन डॉक्टरों को, जो यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक आयुष डिपार्टमेंट के तहत जिनका तकर्रुर हुआ था, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए चीफ मिनिस्टर ख़ुद वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जो है लोगों में मतलब है कि इन डॉक्टरों में अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए। तो इसमें एक खातून डॉक्टर भी आए अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए। उनका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। जैसा कि जो है मुसलमान माशरे में जो है ये आम बात है, मुसलमान जो है पर्दा करते हैं, हिजाब करते हैं, और हिजाब का मसला तो आजकल देखिए बीजेपी के आने के बाद बीजेपी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी बात से है तो हिजाब से, ऐसा मालूम होता है। यकीनन मैं रोक रहा हूं आपको, माफ करना सज्जाद जी साहब। यही सवाल सबसे अहम सवाल है। जी मुसलमान नीतीश कुमार से पूछते हैं ये बात। जिस तरह बीजेपी को नकाब से तकलीफ है, क्या नीतीश कुमार को भी नकाब से तकलीफ है? क्या बिल्कुल नीतीश कुमार का जो सेक्युलर जो चेहरा था वो खत्म हो गया है? क्या एनडीए में मुसलसिल नीतीश कुमार के रहने के बावजूद नीतीश कुमार का भी जहन, नीतीश कुमार का भी दिल जो है वो जाफरानी हो गया है? ये हिंदुस्तान के मुसलमान नीतीश कुमार से सवाल करते हैं। जी जी बिल्कुल सज्जाद। बिल्कुल। देखिए, जो है वो खातून पहुंचती है नीतीश कुमार के पास, वो अपॉइंटमेंट, उनका काम है अपॉइंटमेंट लेटर देना, आप दे दो, ख़त्म हो गई बात। आप एक मर्द हैं, एक गैर महरम हैं, वहाँ गैदरिंग है बहुत सारे लोगों की, उस गैदरिंग में आप उस खातून का अपने हाथ से नकाब खींच देते हैं। चेहरे पे जो नकाब पड़ा हुआ था उसको ऐसा तेज़ी से आप नीचे की तरफ खींच रहे झटके हैं, के साथ, झटके के साथ। बाज़ाब्ता देखा जा रहा 2 है। सेकंड के लिए वो खातून, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि 2 सेकंड के लिए वो हैरत सख्ते में ज़दा आ हो गए, गए हैरत वफाक। ज़दा हो गई। शरीफ जादी होने की वजह से बिल्कुल वो हैरत ज़दा हो गई। बिल्कुल। और वहाँ मौजूद लोग भी जो है शौक में आ गए कि ये चीफ मिनिस्टर जो है सठिया गया है, या इसका दिमागी तवाज़ुन जो है ख़राब हो गया है, या ये तासुब की अपनी इंतहा पे पहुँच गया है, आखिर है क्या, इसने ये हरकत क्यों की, ये सवाल जो है अब उठने लगे हैं। और यकीनन ये जो है वीडियो वायरल हो रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान में जहाँ बीजेपी की और जो है बीजेपी के इत्तेहादी लोगों की जो है हुकूमत होती है,
वहाँ पे मुसलमानों के साथ, मुस्लिम ख़वातीन के साथ किस तरह का एहानत आमेज़ रवैया अपनाया जाता है। यकीनन ये बात जो है, आज ये सवाल उठ रहा है कि भरी महफ़िल में एक चीफ मिनिस्टर एक जो है खातून का नकाब कैसे खींच सकता है। अगर चीफ जी मिनिस्टर भरी महफिल जी में ऑन कैमरा ये हरकत कर सकता है तो जी संघी जो है जी वो बिहार में आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा करना चाहिए। यकीनन मैं यहाँ पर फिर दोबारा कहूंगा, नायब वजीर आला जो है बिहार के पटना के सम्राट चौधरी के मुतालिक ये बहुत ही बदगुमानियां भी पाई जाती हैं, मगर वो भी जो है आप चौकन्ना एकदम मतलब परेशान दिखाई दिए। वो एक सेकंड में मतलब परेशान हो गए और हाथ पकड़कर नीतीश कुमार का उन्होंने रोकने की कोशिश भी की वहां पर। सम्राट चौधरी को आप वीडियो में देख सकते हैं नादरीन, सम्राट चौधरी पीछे से हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की, मगर नीतीश बाबू जो है, जिनका जहन जाफरानी हो गया है, जिनकी जबान और जिनका दिल साफ हो गया है, हमने असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान ही देख लिया था। ये वो नीतीश कुमार जो मुसलमानों के दरमियान में बैठकर रोजा खोलते हैं, रोजा अफ्तारी करते हैं और मतलब वो मुशज्जरा कांधे पर डालते हैं, सर पर टोपी पहनते हैं, वो नीतीश कुमार टोपी पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये हमने देखा है। ये उसके बावजूद भी बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया। बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार के जेडीयू के उम्मीदवारों को, ना सिर्फ जेडीयू के उम्मीदवारों को बल्कि जेडीयू के हिमायती उम्मीदवारों को भी बिहार के मुसलमानों ने जिताया। उसके बावजूद जो है इस तरीके का रवैया नीतीश कुमार अपना रहे हैं। क्या एक सवाल है, मेरे भी दिमाग में आ रहा है, ये सवाल आरजेडी ने भी किया है, क्या नीतीश कुमार का दिमागी तवाजुन जो है बिगड़ चुका है? बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार को किसी ने धतूरा खिला दिया है जिसकी वजह से वो दिवालियापन के दिमागी दिवालियापन का शिकार हो गए? ये अहम बात है। देखिए यहाँ पर तकलीफ की बात है, एक चीफ मिनिस्टर जिसका चेहरा सेक्युलर है, जिसको सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर बिहार की आवाम ने मुसलसिल इस कदर मजबूत इख्तिदार से नवाजा कि आज उनकी यह हिम्मत हो गई कि एक नकाब पोश खातून का नकाब खींचते हुए फिरका परस्तों को और जो है भगवाधारी जहनियत के हामिल लोगों को आप मौका फराहम कर रहे हैं सरेआम नकाब खींचने का। नीतीश कुमार ने यह पैगाम दिया है। ये कल के जो वाकया पेश आया है पटना में, वो वाकये से भगवाधारी जहनियत के लोगों को उन्होंने ये पैगाम दिया है, अगर आने वाले दिनों में पटना में या बिहार में अगर किसी किस्म का इस तरह का कोई वाकया पेश आता है, किसी मुस्लिम बहन के साथ इस तरह का वाकया पेश आता है, तो उसके मुहर्रिक नीतीश कुमार समझे जाएंगे। ये बिल्कुल यकीनन आपने जो है सही अंदेशा जाहिर किया है कि नीतीश कुमार ने नकाब एक खातून का नकाब छीन के, मतलब एक नकाब मतलब हम तो इसको जो है छीनने वाली बात यकीनन छीनने वाली बात कहेंगे। जबरन उन्होंने एक खातून का नकाब जो है नीचे करने की, खींचने की कोशिश की। उन्हें बाज़ाब्ता उन्होंने चेहरे के नकाब को नीचे की तरफ खींचा है उन्होंने। तो ये जो हरकत उन्होंने की है, यकीनन देखिए ज़बी साहब, आपका जो अंदेशा है ये हकीकत में बदल सकता है कल को, कि वो जो देखिए बिहार महफूज था अभी तक जी। ये जो शरंगेज़ों की शरंगेज़ी थे, यूपी में जिस तरह के हालात हुए हैं, यूपी में जिस तरीके से जो है वहाँ मुसलमानों का हाल किया जा रहा है, लेकिन बिहार में इस तरह के जो है हालात नहीं थे। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खातून का नकाब खींचने की कोशिश की है और जिस तरीके से बीजेपी की यहाँ पे इक़्तिदार में बराबरी की जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है दोनों में जो है, और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है वहाँ पे बीजेपी के एक कैंडिडेट को होम मिनिस्टर का ओहदा दे देते हैं, उसके बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि बिहार में हालात ख़राब हो सकते हैं। बिहार के हालात ख़राब हो रहे हैं और बिहार में इन हालात को ख़राब करने में अब हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार भी बराबर के ज़िम्मेदार होंगे। देखिए नीतीश कुमार के बारे में गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले बार बार ये कहा गया था, बार बार ये देखा गया था, बार बार ये असम्बली में देखा गया था कि वो उनकी बातें अजीब गरीब हो गई हैं, मुतनाज़ा हो गई हैं, वो जो है बहकी बातें कर रहे हैं। इस तरह की जो है हमने असम्बली में देखा था और यहाँ तक कहा जा रहा था कि अब इनकी उम्र हो गई है, ये चीफ मिनिस्टर के काबिल नहीं रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने भी
असम्बली के बाहर मीडिया के सामने जलसों में, अवामी जलसों में बरमला इस बात का इजहार किया था कि जो है नीतीश कुमार, ऐसा मालूम होता है कि नीतीश कुमार जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। असम्बली में उनकी बातें बहकी बहकी हैं वो और अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं। तो यकीनन देखिए ये जो वाक़या हुआ है ये वाक़या बहुत ही तशवीशनाक वाक़या है और इस सिलसिले में नीतीश कुमार को बिहार के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी होगी और उनको खुल के कहना होगा कि उनसे गलती हुई है। जब तक वो ये नहीं कहेंगे उस वक्त तक जो है कौम उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने जिस तरह की हरकत की है, आपको याद होगा ज़बी साहब, हम निकाब की अगर बात कर रहे हैं, हम हिजाब की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत हुआ करती थी उस वक्त बीजेपी ने कॉलेजों में नकाब पे और बुरखे पे जो है पाबंदी लगाती थी। तो उस वक्त आपने देखा, हमने भी देखा कि मांडिया की एक लड़की ने जो है जो बुरखे में जो है कॉलेज पहुंची थी, उसके ख़िलाफ़ जब बहुत सारे जनसंघी जो है नारेबाजी कर रहे थे तो तने तन्हा उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था और उस नारे की गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई थी। तो अब ये जो हरकत नीतीश कुमार ने की है ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है और नीतीश कुमार को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह की हरकत करने के बाद वो जो है बहुत आराम से, बहुत चैन से, अगर वो समझते हैं कि वहाँ वो बिहार के मुसलमानों को कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ कैसा भी उनका रवैया हो सकता है, उनकी जो है सरेआम तजलील कर सकते हैं, तो ये उनके काम ख्याली है। देखिए जिस तरीके से आवाम ने उन पर एतमाद किया है, जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए हैं, मुसलसल जो है 5वीं बार जो इक़्तिदार में आए हों, उसके बावजूद उनका ये रवैया, इस तरह की हरकत, इसकी जो है हर जगह पे जो है हर सतह पे नोट लेने की ज़रूरत है। यकीनन हर सतह पे नोट लेने की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार जो है यकीनन जैसा कि आरजेडी ने कहा है और हम भी ये कह रहे हैं, उन्हें किसी ने धतूरा ज़रूर खिला दिया है और वो दिमागी दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। मुसलसिल उनकी जो हरकतें हैं वो दिमागी दिवालियापन की तरफ इशारा कर रही हैं। नीतीश कुमार को चाहिए कि वो अपने नायब का फ़ौरन इंतखाब करें और आरजेडी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड से ही सही मगर अपने जानशीन को अपनी जगह पर वो बिठा दे और वो आराम कर ले, क्योंकि अगर वो आराम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में और मज़ीद उनसे इस तरह की गलतियां सरजद होने का कवी इम्कान है। और फिर जो है उनकी इस तरह की हरकतों से अक़लियतों में गम गुस्से में इजाफा होगा और अक़लियतों में गम गुस्से में इजाफा जो है वो नीतीश कुमार के लिए यकीनन सूदमंद साबित नहीं होगा। नादरीन देखिए ये जो वाक़या पेश आया है पटना का, वो वाक़या बहुत सारे मुस्तक़बिल के बहुत सारे होने वाले अंदेशों की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है, अगर उस तरीक़े के वाक़यात बिहार में, पटना में दोबारा रौनुमा होते हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो नीतीश कुमार पर ही आयद होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ही ने बरसरेआम अवाम के दरमियान में ऑन कैमरा एक सरकारी तकरीब में एक मुस्लिम खातून के चेहरे से नकाब खींचने की जसारत की है। ये कोई मामूली जसारत नहीं है। नादरीन हम आपको बता दें ये जो गलती है कोई मामूली गलती नहीं है। किसी सड़क पर राह पर चलते हुए किसी गुंडे ने ये गलती नहीं की है, किसी सड़क पर चलते हुए किसी जय श्री राम का नारा लगाने वाले ने ये गलती नहीं की है, या फिर किसी भगवाधारी ने ये गलती नहीं की है। ये चीफ मिनिस्टर ने गलती की है और चीफ मिनिस्टर को इस गलती का खामियाजा ज़रूर उठाना पड़ेगा। सजा साहब जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि हम देख रहे हैं कि जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर भी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ही इश्तियाल उन्होंने भी इस तरह की हरकत नहीं की है। नहीं कि बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि योगी हालांकि मुसलमानों के साथ उनका नाज़ेबा सुलूक है, मुसलमानों को वो एक नज़र नहीं भाते, मुसलमान उनको कतई पसंद नहीं है। ख़वातीन के जब वो दरबार में बिठाते हैं तो दूसरी चौथी रो में मुसलमानों को बिठाते हैं और फिर उनसे सरसरी तौर पर उनसे शिकायत वसूल करते हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, मगर किसी बुरखापोश खातून के चेहरे से नकाब खींचने की जुर्रत जो है योगी आदित्यनाथ में भी नहीं हुई है। बिल्कुल उनसे भी जो है ये जुर्रत नहीं हुई। देखे हम जैसा कि रवि साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि यूपी में
यूपी के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के हवाले से बड़ी बड़ी ही जो है इश्तियाल अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल आसाम में भी, आसाम के चीफ मिनिस्टर भी मुसलमानों के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कोई हमेशा इक़्तिदार में नहीं रहता, सज्जाद कोई साहब, जो है आपने जिन हमेशा। लोगों का जी नाम किया है, उनकी वाबस्तगी नाम लिया है, उनकी जी वाबस्तगी ऐसी बीजेपी। सियासी जमात से जी जिसके एजेंडे में मुसलमानों से नफरत है। जी बिल्कुल। देखिए आप अगर नीतीश कुमार को अगर इनसे मिला है तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, क्या जी नीतीश कुमार भी इनके साथ रहकर वैसी हो बिल्कुल गए? बिल्कुल इनकी यही भी ज़हनियत भगवाधारी हो गई है, बिल्कुल। देखिए इनके भी दिल पर जाफरानी रंग चढ़ गया है। बिल्कुल, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रखने के लिए उन्होंने जिस तरह का जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उस कॉम्प्रोमाइज़ के बाद जिस तरीके से उनको आज जो है ऐसा मालूम होता है कि उनको ख़तरे का सामना है, उनको इस बात का खौफ है कि कोई भी उनकी कुर्सी छीन ले जाएगा। तो इस खौफ के चलते ऐसा मालूम होता है कि वो भी अपने आप को मुसलमानों का दुश्मन या शिद्दत पसंद बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये नकाब खींचने का वाक़या ये क्या इस बात की गम्माज़ी नहीं कर सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये वाक़या इस बात की गम्माज़ी नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार भी अब जो है अपनी कुर्सी को लेकर, देखिए हालांकि अफसोस का मकाम ये है कि मरकज़ में जो सरकार है, उस सरकार की 2 बैसाखियों में से एक बैसाखी नीतीश कुमार की पार्टी भी है, जी। जेडीयू भी एक बैसाखी है। उसके बावजूद नीतीश कुमार का जो है बिहार में दबे दबे रहना, और फिर जो है जिस तरीके से नीतीश कुमार को जो है दूसरे दर्जे की पार्टी बना दिया गया है वहाँ पे, और अक्सरियत, सबसे बड़ी अक्सरियत के तौर पे जो है बीजेपी वहाँ पे उभर के आई है। उसके बाद ऐसा मालूम हुआ, और होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार से छीन ली गई है। वहाँ का जो है लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी सिस्टम है वो नीतीश कुमार से छीन लिया गया है, और बीजेपी के एमएलए को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो यहाँ ऐसा मालूम होता है कि नीतीश कुमार अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के ये देखिए, वाजपेयी के दौर में बहुत सारे रहनुमा एनडीए के साथ थे, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का साथ नीतीश दिया। कुमार खुद एनडीए का हिस्सा थे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन बीजेपी का साथ देने के बावजूद उन पार्टियों का अपना खुद का एजेंडा था, अपना खुद का जो है सेक्युलर चेहरा था। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हिंदुत्व के नज़रिए को उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, और उन्होंने नफ़रत की राजनीति को कभी भी कबूल नहीं किया। अगर नीतीश कुमार ये गलती कर रहे हैं आज महज अपने कुर्सी के लिए, तो ये अलमनाक है, ये अफसोसनाक है, और ये काबिल मज़म्मत भी है। यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। नाज़रीन, ये थी बिहार से, पटना के बिहार से ये ख़बर थी, बिहार के पटना से। और हम करते हैं दिल्ली का रुख, जहाँ पर कल रात मेसी का एक प्रोग्राम हुआ, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम टूर ऑफ इंडिया मेसी का जो है, उसी के सिलसिले में मेसी पहुँचे दिल्ली, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और दिल्ली की काबीना ने उनका इस्तकबाल किया। मगर ये सारी तकरीब एक शोर गुल में उस वक़्त तब्दील हो गई जब ग्राउंड में मौजूद हुजूम की जानिब से AQI के नारे लगाए गए। AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली फ़िलहाल जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली की आबो हवा जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं रही है, और वो जो AQI का जो सतह है वो बहुत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। इस पर सिंगापुर की ने भी अपने जो शहरी दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें जो है एक एडवाइजरी जारी की है। जारी करते हुए सिंगापुर ने ये उनसे कहा है कि वो एहतियात करें, क्योंकि वो सतह जो है वो 4 तक पहुंच गई है। तो सारे नारेबाजी हुई, AQI के नारे लगाए गए, मगर बेशर्मी की इंतहा ये थी कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी की बड़ी लीडर है, वो और दूसरे कायदीन जो है वो मेसी के साथ तस्वीर कशी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। जी सजा साहब। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक अफसोसनाक पहलू है। देखिए, मेसी आए हैं इंडिया में, उन्होंने पहले कोलकाता में जो है अपना प्रोग्राम किया था, फिर उसके बाद वो हैदराबाद आए थे, हैदराबाद के बाद फिर वो मुंबई गए थे, और गोट के तहत वो जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में प्रोग्राम कर रहे हैं, दोस्ताना
मैच वो खेल रहे हैं वहाँ के जो है मुख्तलिफ तंजीमों एक के साथ। ऑर्गेनाइजेशन है जी हिंदुस्तान की, वो जी तो ये ऑर्गेनाइज कर रही है पूरे जी हिंदुस्तान भर में गोट के तहत। गोट है। ग्रेट ऑफ ऑल टाइम इंडिया टूर के तहत जो है मेसी के प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद कर रही है, दोस्ताना मैचेस को जी का इनेकाद अमल में ला रही है। जी मगर दिल्ली में जब ये पहुंचे तो जी एक ही हवा के नारों के दरमियान में जी बिल्कुल रेखा गुप्ता का इस्तकबाल हुआ। बिल्कुल। ये देखिए, एक आलमी फुटबॉल खिलाड़ी जिसकी जो है सारी दुनिया में धूम है, वो आता है इंडिया, वो आता है दिल्ली, कौमी दारुल हुकूमत आता है। कौमी दारुल हुकूमत आने के बाद उसके इवेंट में जब चीफ मिनिस्टर पहुंचती हैं तो फिर AQI के नारे शुरू हो जाते हैं। यकीनन ये अफसोसनाक बात है, और ये जो नारेबाजी की गई है और ये जो एहतजाज किया गया, हम इसको नारे नहीं बल्कि एहतजाज करेंगे, दिल्ली के अवाम से की जानिब से जो एहतजाज किया गया है, इसकी गूंज पूरी दुनिया में जाएगी। हम इनकार नहीं कर सकते इस बात से, क्योंकि मेसी के प्रोग्राम पे सारी दुनिया के मीडिया की नज़र रखे हुए थे, नज़र रखी लगी हुई थी, क्योंकि मेसी एक आलमी फ़ुटबॉल खिलाड़ी हैं। यूरोप और अरब दुनिया में उनका जो है बड़ी शोहरत है और वो एक हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। तो उनके प्रोग्राम होते हैं अगर किसी दुनिया के किसी मुल्क में, तो लोगों की तवज्जो उनके उन प्रोग्रामों की तरफ हो जाती है। उनके इस प्रोग्राम की तरफ भी दुनिया के लोगों की तवज्जो थी। ऐसे मौके पे AQI के अवाम की जानिब से नारे लगाए जाना, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि जो है दिल्ली की फ़ज़ा की सूरत हाल कितनी संगीन हो गई है। देखिए, गुज़िश्ता 3-4 दिनों पहले भी जो है ये खबरें मुसलसिल आ रही थी कि अब दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन गया है, और साफ़ तौर पे महकमा जो माहौलियात ने तो साफ़ तौर पे ये कह दिया था कि जो सूरत हाल दिल्ली की हो गई है वो संगीन है। अब लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन की किल्लत का सामना है, बुज़ुर्गों को सांस में दिक्कत पेश आ रही है, और जो है तनफ़ुस के मरीज़ हैं, निज़ाम तनफ़ुस के, सांस लेने के जो मरीज़ हैं, जो फेफड़ों के जो मरीज़ हैं, उन मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये तो हुई बुज़ुर्गों और मरीज़ों की बात। फिर ये भी कहा गया कि शीरखार बच्चों को भी इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये ख़राब आलूदा सांस लेने की वजह से, गंदी सांस लेने की वजह से, जहरीली सांस लेने की वजह से, जहरीली फ़ज़ाओं में जो है सांस लेने की वजह से इन बच्चों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ माहिरीन ने इस बात का भी ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अगर मुसलसल यही सांस, यही आलूदा फ़ज़ा दिल्ली के लोगों को मिलती रहेगी तो फिर आने वाले दिनों में वो फेफड़े के कैंसर का भी शिकार हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी संगीन ये सिचुएशन है कि जो है माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली वासी फेफड़े के कैंसर का शिकार हो सकते हैं, सांस की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और ये जो सूरत हाल है ये बहुत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 15 दिन से हम मुसलसल ये खबरें देख रहे हैं, ये खबरें चला रहे हैं, और लोगों में एक तशवीश पाई जाती है कि जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो 400 पार हो गया तो लोगों ने कहा था कि ये ख़तरे के निशान से ऊपर आ गया है। फिर 450 तक हो गया तो लोगों ने कहा कि अब इसकी जो है हद लिमिट ख़त्म हो गई है। फिर 460 तक ये पहुंच गया था। फिर उसके बाद लोग जो है दहशत में आ गए थे। अब तो ये कहा जा रहा है कि 500 तक पहुंच चुका है, जबकि माहिरीन का ये मानना है कि सिर्फ 200 तक काबिल कबूल है। 200 के बाद वर्स्ट जी कंडीशन हो जाती है इसकी उसकी, कंडीशन जो है ख़राब हो जाती है। तशवीशनाक। जी हालांकि 12 ऐवान लोकसभा और जी राज्यसभा में इस मसले पर भी आवाज़ उठाया गया, जी मगर जो है दिल्ली की नुमाइंदगी करने वाले अरकान पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक बीजेपी से, वो ज़बान हलाने से कासिर रहे। वज़ीर आज़म जो है इस मामले पर बात करने से कासिर रहे, वज़ीर दाखिला इस मामले पर बात करने से कासिर रहे, वज़ीर माहौलियात, अफसोस की बात यह है कि दिल्ली को जो गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया गया है उस पर बात करने से कासिर रहे हैं। नादरीन, आपको बता दें, दिल्ली मुसलसिल जो है जब ये सरमाई मौसम आता है तो इस सरमा में जब कोहरा बढ़ता है तो कोहरा बढ़ने की वजह से दिल्ली में जो है जहरीली गैस की अफजाइश जो है फ़िज़ा में तेज़ी के साथ होती है। उसी की बुनियाद पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी जांच होती है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में।
गाड़ियों का, कंस्ट्रक्शन का, तामीराती। हालांकि पिछली हुकूमत ने कुछ हद तक AQI को कंट्रोल करने के लिए एक निज़ाम बनाया था। तामीराती जो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पर पानी के छिड़काव को आम करने की कोशिश उन्होंने की थी। और वो इवन एंड ऑड जो है वो गाड़ियों की नंबर प्लेट के हवाले से गाड़ियों के चलन को भी उन्होंने महदूद किया था। ये तमाम कोशिशें, और जो दिल्ली के अतराफ व अकनाफ में जो देही इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वगैरह, उत्तर प्रदेश के जहाँ पर खेती बाड़ी होती है वहाँ पर जो फसल का फुजला जो होता है उसको जलाने के मामले में भी बहुत सारी वो जो रिफॉर्म्स लाने की दिल्ली हुकूमत ने, साबिका हुकूमत ने, आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने कोशिश की थी। वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी AQI जो है वो 200 के करीब में ही था। मगर अब ये मौजूदा हुकूमत जो है, हालांकि डबल इंजन की सरकार इसको हम कह सकते हैं, दिल्ली में भी बीजेपी है और मरकज़ में भी बीजेपी है, उसके बावजूद भी जो है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का जो है उसको बेहतर करने के लिए कोई मौसूर इक़दाम ना मरकज़ की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ना रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता कहती है AQI जो है वो आप पारा है थर्मामीटर से उसको आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल देखिए अब क्या अफसोस है, ये आप तालीमी काबिलियत आपके पास नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर फायज है, कम से कम अगर आप जबान खोल रहे हैं तो सोच समझ कर खोलें। ये देखिए, इससे पहले भी बीजेपी के कायदीन इस तरह की अहमकाना बातें करते रहे हैं। मतलब ये कि अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ भी कह दो। टेम्परेचर है, बिल्कुल एक टेम्परेचर है। देखिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ भी ये बोले जाते हैं। इससे पहले भी कोरोना में भी उनके नई नई भांत भांत की बातें सुनने में आई थी और इन्होंने ऐसे अजीब व गरीब जो है बातें की थी। और फिर उसके बाद देखिए, माशी जो है बदहाली के मामले में भी जो है वज़ीर फाइनेंस अमेरिका में उन्होंने कहा था कि रुपया तो अपनी जगह बरकरार है, ताकतवर है अपनी जगह, डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह की बातें करके ये सिचुएशन की संगीनी को टालने की कोशिश करते हैं अपने। देखिए, आप आते क्यों हो, आपने बड़े बड़े दावे किए, डबल इंजन की सरकार, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पूरे दावों के साथ आप आए दिल्ली में, इक़्तिदार में आए आप बड़े बड़े दावों के साथ, और आपने जो है लोगों से कहा कि डबल इंजन सरकार होगी। तो यहाँ इससे पहले भी AQI का मसला था और इस मसले में दबी साहब बार बार जो है आम आदमी पार्टी हुकूमत ने शिकायत की थी कि मरकज़ की तरफ से कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम R-1 तो कर लेते हैं, हम जो है कंस्ट्रक्शन के कामों पे रोक भी लगा देते हैं, लेकिन पड़ोसी रियासतों से जो धुआं आ रहा है, जो आलूदगी हो रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए मरकज़ की हमको मदद दरकार है। लेकिन मरकज़ टस से मस नहीं हुआ था। और यहाँ तक मरकज़ ने कहा था, इलेक्शन के दौर में मरकज़ ने ये कहा था कि हम ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है उस पर कंट्रोल करेंगे, आपकी पानी की किल्लत जो है उसको दूर करेंगे, और दरियाए जमुना का जो गंदगी है उसको साफ़ करेंगे। ये सारे वादे बीजेपी ने किए थे। और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद रवि साहब, आपको हर दिन एक नई मज़ाहिका खबर देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि जब जो है छठ पूजा का जो है वहाँ पे सर्दी के आमद के फौरी बाद जो है छठ पूजा का जो है एक त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे लोग जो है जाके नदी किनारे दरिया में जो है गोता लगाते हैं और पूजा करते हैं। तो उस वक्त दरियाए जमुना इतनी गंदी थी, टॉक्सिक फोम भरा हुआ था नदी में, कि लोगों ने कहा था कि इस नदी में उतरना अपनी जान को जोखिम में डालने के जो है बराबर है। तो उस वक्त डिमांड किया था लोगों ने कि आपको दरियाए जमुना की सफाई पे तवज्जो देनी होगी। तो हुकूमत ने ये किया था कि दरियाए जमुना के किनारे मसनवी तालाब बना दिए थे। वो मसनवी तालाब आम लोगों के लिए नहीं था सजा साहब। बिल्कुल, आपको बता दो, हमारे नाजरीन को भी बता दो, उस वक्त जो है उत्तर बिहार में असेंबली इंतखाबात का सिलसिला चल रहा था। पहले मरहले की रायदही हो गई थी, दूसरे मरहले की रायदही की इंतखाबी कैंपेन चल रही थी। वजीर आजम जो है बिहार की आवाम की दिलचस्पी हासिल करने के लिए
बिहार के अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए जी। वो पूरा वजीर आजम के लिए वो पूरा खेल गढ़ा गया था, बिल्कुल। मगर वो पूरे खेल पर इंडिया ब्लॉक ने पानी फेर दिया था उस जी, वक्त। बिल्कुल। वो मसनवी जो झील थी, वो मसनवी झील की जो हकीकत है वो अवाम के सामने ला के रख दी थी, तो जिसकी वजह से वो मनसूख करना पड़ा प्रोग्राम उन्हें। देखिए उनको पानी भी जो है जमुना से नहीं लेना नहीं पड़ा, लिया, नहीं फिल्टर लिया। का पानी, वो मिनरल वाटर के जो बिल्कुल। टैंक है वो थे, वो लाकर वहां पर डाला गया था उसमें उसमें। डाला गया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देखिए इसका जो जिक्र करने का मेरा मकसद यही है कि कैसे ये लोग जो है मसले को हल करने के बजाय मसले अपनी से भागने। मुनासिबत से, अब जी रेखा गुप्ता और जी बीजेपी भी जो है अपनी जी मुनासिबत से काम करने के आदी हो गए हैं। जी, तो बिल्कुल। खैर यहाँ पर अहम बात यह है कि AQI के बीच में देखिए ये आप आलमी तौहीन इसको हम तस्वुर कर सकते हैं जी आलमी पैमाने पर। जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि जब मेसी अगर आपके पास आए हुए हैं तो मेसी जो है वो सारी दुनिया में उनका पैगाम जाता है, उनकी मौजूदगी के ख़बरें सारी दुनिया में जाती हैं, और मेसी के साथ साथ AQI के नारों की ख़बरें सारी दुनिया में अगर जाती है तो आलमी सतह पर जो है वो हिंदुस्तान की, बिलखुसूस हिंदुस्तान के दिल्ली की जो है ये तौहीन मानी जाएगी। लिहाजा रेखा गुप्ता को चाहिए कि वो जो है AQI जो ख़राब इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का जो ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। सजाद साहब, हम करते हैं बिहार मगरबी बंगाल का रुख, जहाँ पर SIR का सिलसिला जारी अख्तिताम पजीर हुआ है, मुसव्वदा तैयार हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 58.8 लाख नाम निकाले जा रहे हैं, और जिसमें से 24.18 लाख जो है, 24,18,000 जो है वो लोगों के नाम हैं जो मर चुके हैं। जी सज्जा साहब। जी बिल्कुल। देखिए अब फाइनल लिस्ट आनी है, जैसा कि SIR की सरगर्मियाँ चल रही थी, और जो है इस पर बंगाल की हुकूमत ने एतराज़ भी किया था, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बाज़ाब्ता जो है तहरीरी शिकायतें भी फराहम की गई थी। उसके बावजूद बंगाल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के कान पे जो भी नहीं रेंग थी, और फिर SIR का अमल जारी रहता है। अब ये खबर आई है कि जैसे कि जो है कहा गया है कि ये इसकी फाइनल लिस्ट अभी पब्लिश हो जाएगी। गोवा और राजस्थान भी है, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप की भी जो है, 12 स्टेट हैं, 12 ये स्टेट लक्षद्वीप की भी जो है आखिरी मुसव्वदा जो है तैयार है, वो भी रिलीज किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो अभी ये लिस्ट जो है रिलीज हो जाएगी, तो इसमें 58 लाख लोगों के नाम जो है निकाल दिए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 58 लाख का जो है जो फिगर है, इससे पहले बिहार में 70 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। बाद में अगर 30 लाख लोगों के नाम अगर शामिल भी कर लिए गए तो लगभग ये 58 के करीब का फिगर जो है मगरबी बंगाल से भी टाली खाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। देखिए तो इस तरह की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। इलेक्शन से पहले SIR करवाना और जो है लोगों के नाम हज़फ करना, और फिर देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि जो है अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमने इन लोगों को नहीं पाया, जैसा कि आपने कहा कि जिनका इंतकाल हो चुका है, या फिर जो है वहाँ पे मौके पे नहीं है, या फिर जिनके 24,18,000 तो जिसके इंतकाल हो गए उनके नाम निकालने की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मगरबी बंगाल के SIR से कर रही है। बिल्कुल। तो मसला यही है ज़बी साहब कि अब 58 लाख लोगों के आपने नाम निकाल दिए, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन से पहले उनमें से जो हकीकत में वोटर है, जिसका नाम जो है हटाया गया है वोटिंग लिस्ट से, नाकाफ़ी दस्तावेज़ात होने की वजह से या किसी न किसी बहाने से मामूली शक पे नाम हटाए जा रहे हैं, तो फिर उसको मौका दिया जाएगा। तो क्या ये मौका इलेक्शन से पहले दिया जाएगा बंगाल में? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर SIR की लिस्ट की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो है हुकूमत को कि इतनी इमरजेंसी के हालात में जो है SIR करवाया जा रहा है। और फिर देखिए हम देख रहे हैं कि SIR पे पार्लियामेंट में बहस हुई थी। जब पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू हुआ था तो उस वक्त पहले दिन ही SIR का शोर पार्लियामेंट में देखा गया था। एक हफ्ते तक पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर रही थी। उसके बाद जो है हुकूमत को मजबूर होना पड़ा SIR पे बहस कराने के लिए। तो अब बीजेपी हुकूमत SIR पे जब बहस के लिए तैयार हुई तो फिर उसके बाद अपोजिशन ने SIR की खामियों को गिनवाना शुरू किया, तो इनके तो हाथों के तोते उड़ गए।
आपे से बाहर होने लगे। होम मिनिस्टर खुद आपने देखा जी। कि कैसे जो है वो आपे से बाहर हो रहे थे। राहुल गांधी ने तो यही कहा था कि भाई हमने सिर्फ दलाइल सामने रखे, हमने ये साबित कर दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की जो है कठपुतली बन गया है। तो हमने पार्लियामेंट में ये बात रखी तो होम मिनिस्टर आपे से बाहर हो जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका आपे से बाहर होना ये खुद इस बात की निशानदही करता है कि जो हो रहा है उसमें दाल में बहुत काला है, दाल में काला है। जी। तो ये राहुल गांधी ने कहा था। तो बहरहाल देखिए, अब इन सारी जो है हंगामे के बीच में एसआईआर का अमल मगरबी बंगाल में मुकम्मल हो गया, यकीनन यूपी में भी मुकम्मल हो गया। सारी रियासतों में 1 महीने का टाइम दिया गया था एसआईआर के लिए, फिर बाद में इसको 15 दिन आगे बढ़ाया गया था, 15 तारीख तक का टाइम दिया गया था। तो 15 तारीख कंप्लीट हो चुकी है। तो 15 तारीख कंप्लीट होने के बाद लिस्ट उन्होंने जारी करने का ऐलान किया है और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 58 लाख 58,08,000 वोट जो है वो जी निकाले गए, निकाले नाम गए निकाले हैं, गए। नाम निकाले गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिनके नाम निकाले गए हैं वो कौन है। क्या फिलवाकी ममता बनर्जी जैसा कि इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि उन लोगों के नाम निकाले जा रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। देखिए किन इलाकों से ये नाम निकाले गए, आने वाले दिनों में ये भी तफसीलात आ जाएगी। और फिर जो है अगर जानबूझकर अगर किसी का नाम निकाला गया है तो फिर यकीनन वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। बिहार में जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक और इनफरादी तौर पर जो इनके नाम निकाले गए थे उन लोगों के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो इंसाफ की किरण दिखाई दे रही थी वो मतलब सच साबित हुई। और सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आधार कार्ड को भी उन 12 दस्तावेजात में शामिल करना पड़ा जो एसआईआर के मुसव्वदा फॉर्म जो था फॉर्म में शामिल किए गए थे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर दलितों के साथ और अक़लियतों के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ियों का सिलसिला जारी है, मुसलमानों को, अक़लियतों को ख़ास तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की तमाम तर कोशिशें जो है योगी आदित्यनाथ हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। मगर यहाँ पर दलित भी जो है, दलित भाई जो है हमारे, वो भी महफूज नहीं है। खा वो आम दलित भाई हो या फिर कोई महकूमे का एक अहदेदार हो। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के ज़िले मवा में एक वाक़या पेश आया था जिसमें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लालजीत सिंह के साथ मारपीट का वाक़या पेश आया था। उनके साथ बदसलूकी का वाक़या पेश आया था। ये बदसलूकी या मारपीट किसी और ने नहीं की थी बल्कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लीडर जो है मुन्ना बहादुर सिंह और उनके साथियों ने ये तमाम वाक़या पेश ये मारपीट, ये असॉल्ट जो है उन्होंने किया था, जिसके नतीजे में शिकायत हुई। फिर उन्हें जेल भेजा गया और फिर वो मवा ज़िला जेल से जब उन्हें बंद कर दिया गया तो वहाँ से उन्हें तहत की अदालत ने ज़मानत दी। ज़मानत के बाद जब वो रिलीज़ हुए, बाहर आए, तो फिर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वालेहाना इस्तकबाल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एक दलित ओहदेदार के साथ बदसलूकी की थी, दलित ओहदेदार के साथ मारपीट की थी। शायद यही वजह होगी बीजेपी कारकुनों ने उनका, मुन्ना बहादुर सिंह का वालेहाना इस्तकबाल किया, ग्रैंड वेलकम जिसको हम कहते हैं, वो किया था। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन ये जो है खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है, ख़ास तौर पे यूपी में और मऊ ज़िले में। चूँकि मऊ ज़िले का वाक़या है, 23 अगस्त को यह वाक़या पेश आया था कि इसने एक जो है बिजली के आला अहदेदार की उनके दफ्तर में जो है उनके साथ बदतमीज़ी की थी, ज़दख़ूब किया था, उन पे जो है हाथ उठाया था और बहुत सारे जो है इल्ज़ामात के तहत जेल भेज दिया गया था बीजेपी के इस लीडर को, मुकामी लीडर को। अब उसकी जेल से ज़मानत पे रिहाई होती है तो बड़े पैमाने पे कारकुन जो है उसके पास पहुंचते हैं और जुलूस की शक्ल में जोश खरोश के साथ उसको जो है लाया जाता है जेल से। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि कैसे बीजेपी उन लोगों को जो है प्रमोट करती है जो दलितों, कमज़ोर तबक़ात, मुसलमानों के जो है ख़िलाफ़ मज़ालिम में, जुर्म में
जो है वो लोग मुलविस होते हैं, उनके हवाले से किस तरह का रवैया, आपको याद होगा, आप सारी दुनिया जानती है, इलेक्शन से आन पहले, आम इंतखाबात से आन पहले बीजेपी ने उन 8 लोगों को रिहा कर दिया था जो कि बिल्किस बानो केस में मर्डर, रेप, इज्तिमाई जो है आबरूरेज़ी और जो है बच्चों के कत्ल और शीरख्वार बच्चों के कत्ल और दीगर लोगों के कत्ल के जुर्म में जो है जिनको सजा हुई थी, जो जेल रिसेंटली में अखलाक के जो जी, मुजरिमीन जी, हैं, उनको भी अखलाक रिहा के कर दें। मुजरिमीन को भी जी, रिहा करने के लिए, जी, जिस पर बृंदा कारत जो है जी, सीपीआईएम की लीडर है, वो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है जी। और एक मकतूब भी लिखा है ह्यूमन राइट कमीशन को उस खुसूस में। तो आप बीजेपी से क्या उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन उन लोगों को भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए जो है, देखिए पसमानदा तबका, सबसे अहम बात यह है कि पसमानदा तबका दलितों को भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए इस तरह के वाक़यात से कि बीजेपी उनके भी हमदर्द नहीं है। सीधी सी बात है, जिस तरीके से इस बीजेपी के वर्कर को एक जुलूस की शक्ल में लाया गया जेल से, जबकि वो एक दलित अफसर की बेइज्जती करने का मुजरिम है, जी, वो उसको जो है एक जुलूस की शक्ल में जेल से लाया जाता है और फिर उसका जिस तरीके से उसकी जो है गुलपोशियाँ होती हैं और जिस तरीके से जश्न मनाया जाता है इलाके में, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि बीजेपी के लिए दलित की अहमियत नहीं है। दलितों के साथ नारवा सलूक रखना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, उन पे जुल्म करना, होना तो उन ये पे चाहिए था कि जी, मुन्ना बहादुर सिंह से ये कहते कि जमानत के बाद वो जाते और लालजीत सिंह जो है उनसे माफ़ी मांगते वो सारे वाक़े पर, और दलितों में जो है वो जो देखिए यहाँ पर हमारी दलित बिरादरी का भी कुछ कहीं हद तक बड़े इस मामले में कसूरवार है। जी, देखिए, आप अपनी क़यादत को छोड़कर अगर आप दूसरों की क़यादत के पीछे भागते हैं और दूसरे लीडरान के पीछे भागते हैं, तो फिर आपका हाल भी वही होगा जो अब हमारे लाल जी का हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में दलितों का इस्तेमाल तो बीजेपी बराबर करती है। बिल्कुल, जहाँ पर अपने सियासी मफादात के लिए जहाँ जहाँ पर भी दलितों को इस्तेमाल करना है, वहाँ पर दलित बिरादरी के लोग बराबर इस्तेमाल होते हैं। मगर जहाँ पर इंसाफ की बात आ जाती है, देखिए अब हालिया दिनों में हमने अब पिछले कुछ 1 साल से या 2 साल से ये वाक़यात रूनुमा नहीं हो रहे हैं या फिर वो मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं, जिसमें जो है अगर किसी ठाकुरों के इलाके से कोई दलित जो है नौजवान घोड़ी अगर शादी की अपनी ले जाता है, बारात घोड़ी पे बैठकर वो जाता है, तो उसके जाने की इजाज़त उसे नहीं दी जाती। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, हमने आज भी देखा है कि राजस्थान के एक स्कूल में महज जो है घड़े से पानी पीने की वजह से जो है स्टूडेंट तालिब इल्म को ज़दोकोब किया गया, मारा पीटा गया, क्योंकि वो दलित था। ऐसे बेशुमार वाक़यात है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आज भी जो है, हालांकि हिंदुस्तान का आइन जो है वो तमाम को मसावियाना हुकूक फराहम करता है, आइन पर हलफ लेने के बावजूद भी अरकान असम्बली हो, अरकान पार्लियामेंट हो, वज़रा हो या आला ओहदों पर फायज ओहदेदार हो। देखिए यहाँ पर अब ये हरियाणा की बात ले लीजिए आप, हमारे दलित इंस्पेक्टर थे, आईपीएस थे, उनके साथ क्या सलूक हुआ, डीजीपी ने उनके साथ क्या मतलब मुतासिबाना सलूक किया और वो खुदकशी करने पर उन्हें मजबूर किया। तो एक तवील दास्तान अगर हम इस पर बात करेंगे, दलित मजालिम पर, अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर अगर हम बात करेंगे, तो हमें जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो वक्त नाकाफ़ी होगा। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि दलित बरादरी के लोग समझें कि किस तरीके से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, उन्हें इस्तेमाल करने के बाद किस तरीके से इस्तेहसाल किया जा रहा है, उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ का ये वाक़या जो है मुन्ना बहादुर सिंह की महुआ जेल से रिहाई पर उनका वालिहाना खैर मकदम, वो भी महज इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है लालजीत सिंह के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जब उन्हें जेल हुई थी, उसके बाद जब जमानत मिली और वो रिहा हुए, तो उनके वालिहाना इस्तकबाल जो है इस बात को आपको बताता है, वो बात साबित करता है, जाहिर करता है कि यहाँ पर जो है बीजेपी जो है वो जो तफरीक है
समाजी जो तफरीक है वो सिलसिले पर अभी भी गामजन है, वो तफरीक को मानती है। उनकी नज़र में जो दलित बरादरी के जो लोग हैं वो आज भी उसी तफरीक का एक हिस्सा है। यहाँ पर हम अब बात करेंगे केरला में। देखिए, यहाँ पर फिर मरकज़ी हुकूमत ने इसराइल से अपनी पूरी मोहब्बत का इजहार किया है। नाज़रीन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, केरला में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने 19 फिल्में ऐसी हैं, 19 फिल्मों को वहाँ पर जो है स्क्रीनिंग की इजाज़त नहीं दी है, जिसमें से 4 फिल्में जो है फ़लस्तीन पर बनी हुई है। देखिए आप, यहाँ पर अगर फिल्म फेस्टिवल हो रहा है सेक्युलर हिंदुस्तान में, जबकि हमारा मौक़िफ़ 2014 से पहले यही रहा है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए थे। जी सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए केरला में फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है और मरकज़ी हुकूमत जो है 19 फिल्मों की इस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की इजाज़त नहीं देती है, स्क्रीनिंग की इजाज़त नहीं देती है। और उन 19 फिल्मों में 4 फिल्में फ़लस्तीन से जो है मुताल्लिक़ हैं और एक फ़िल्म उसमें से जो है गज़ा की जो आज जो मज़ालिम हैं उन मज़ालिम पे मबनी फ़िल्म है। डॉक्यूमेंट्री। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री फ़लस्तीन 36 के नाम से इस फिल्म का नाम है फ़लस्तीन 36, जिसमें गज़ा में हुई बेदर्दी को, बर्बरियत को, जुल्म को, सफ़ाकी को, इसराइल की कार्रवाइयों को और इन कार्रवाइयों की वजह से वहाँ पे लोगों को जो मसाइब दरपेश हैं उसका जो है इसमें पूरा अहाता किया गया है। और अफसोस का मकाम है रबी साहब कि इस फिल्म को ही दिखाने से मरकज़ी हुकूमत ने इनकार कर दिया है। तो यकीनन आपने जो है एक अहम नुक्ते पे तवज्जो मबज़ूल करवाई है कि हुकूमत का आज की मौजूदा सरकार, मोदी सरकार जो है आज भी फ़लस्तीन से जो है दिल में बुग़्ज़ रखती है। वो चाहे आप फ़लस्तीन से बॉक्स जी कहो या इसराइल जी से मोहब्बत कहो, इसराइल से मोहब्बत इसराइल सीधी से सी बात। मोहब्बत भी जी अगर हम ये कहेंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, बॉक्स भी यकीनन होना चाहिए, क्योंकि जी फ़लस्तीनी भी जो है मुसलमान है। तो फिर जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि जो मौजूदा हुकूमत है, मुसलमानों से, खा वो हिंदुस्तान के हो या किसी भी दुनिया भर के मुसलमान हो, उनसे हमदर्दी की कोई इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। और जहाँ तक केरला फिल्म फेस्टिवल की बात है, माजी में ऐसे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल हिंदुस्तान भर में हुए हैं। मुंबई में फिल्म फेस्टिवल हुए, दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल हुए, यहाँ तक कि गुजरात और जो है उत्तर प्रदेश में भी फिल्म फेस्टिवल हुए। वहाँ पर इस तरीके के फिल्मों की स्क्रीनिंग को नहीं रोका गया। मगर अब जो है मरकज़ी हुकूमत, मरकज़ी वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है, 19 फिल्मों को की स्क्रीन पर रोक दिया गया है, जिसमें 4 फिल्में, पूरी तफसीलात जो है वो फिल्मों की हमारे सज्जाद साहब ने भी पेश की। 4 फिल्में ख़ास तौर पर फ़लस्तीन पर बनी हुई थी, उन फिल्मों की स्क्रीनिंग से रोक दिया गया है। ये यही बताता है कि मरकज़ी हुकूमत जो है वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है, नरम गोशा रखते हैं इसराइल के ताल्लुक़ से, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में फ़लस्तीन के ऊपर बनी हुई फिल्मों की स्क्रीनिंग हो। जी सज्जाद जी साहब। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है कि उन्होंने पॉलिसियाँ अपनी जगह हैं, ख़ारिजा अपने सी पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन नज़रियात अपनी जगह है, ये उन्होंने दिखा दिया है। देखिए, जब पार्लियामेंट में आपको याद होगा कि जब फ़लस्तीन पे इज़राइल के मज़ालिम जो है बढ़ रहे थे, अंधाधुंध बमबारी हो रही थी, तो पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले को उठाया था और कहा था कि इतना बड़ा वहाँ पे जुल्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को जो है मारा जा रहा है और जो है एक शहर को खंडर बनाया जा रहा है। और कांग्रेस की, माफ़ कीजिएगा, और जो है हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि बाबाए कौम महात्मा गांधी ने उस ज़माने में ही 1947 में ही दो टोक अंदाज में कहा था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल सकती है तो फ़लस्तीन को आज़ादी क्यों नहीं मिल सकती, और हम फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद की हिमायत करेंगे और हम फ़लस्तीनी काज के साथ रहेंगे। और हिंदुस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी में ये वाज़े तौर पे कह दिया गया था कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी काज की हिमायत करता है और आज तक भी जो है ये हमारा ख़ारिजा पॉलिसी का ये बात हिस्सा है। लेकिन जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, मोदी इक़्तिदार में आए हैं, उस वक्त से ही इनकी पॉलिसियाँ, जिस तरीके से ख़ारिजा पॉलिसियाँ अजीब गरीब हो गई हैं, इनका झुकाव इज़राइल की तरफ हो गया,
इनका झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया, इनका झुकाव देखिए आप अब आप ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है, सूरत हाल है कि एक जानिब तो आपने ट्रंप से हाथ मिलाया, ट्रंप की तरफ आपका झुकाव था, ट्रंप की जो है जीत के लिए आपने जो है ख्वाहिशें ज़ाहिर की थी। ट्रंप जब जीत के आए तो पहले दिन से वो हिंदुस्तान को जो है बुरा भला कह रहे हैं, पहले दिन से वो हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा रहे हैं, 100% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का कपड़ा, हिंदुस्तान की खाने पीने की अशिया, हिंदुस्तान का अनाज, हिंदुस्तान के फ्रूट्स, हिंदुस्तान के ड्राई फ्रूट्स, शिमला और जो है कश्मीर से जाने वाले सेब, इन सारी चीज़ों पे महंगे होने की वजह से वहाँ पे इनकी बिक्री रुक गई है। वहाँ के सुपरमार्केट्स में इन हिंदुस्तान की अशिया से कहीं ज़्यादा सस्ती दूसरे ममालिक की अशिया मिल रही है, जिसके नतीजे में हमारे जो है सामान का नुकसान हो रहा है, हमारा ज़र मुबादला मुतासर हो रहा है, हमारी नोट मुतासर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है हम नहीं समझ सकते, देखिए कि हमारी खारिजा पॉलिसी क्या होना है। आज भी हम देखते हैं मीडिया में कि अगर ट्रंप कोई जो है हिंदुस्तान की तारीफ़ में कोई बात कर देता है तो इतना उछाला जाता है, इतना उछाला जाता है जैसे उन्होंने आप पे एहसान कर दिया। आप देखिए वज़ीर हमारे रूस के सरबराह यहाँ पे पुतिन आए थे, हमारे वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात रही थी। उस मुलाकात के बाद पुतिन तो लौट गए, मगर जो लोग हैं जो है खारिजा पॉलिसियों पे गहरी नज़र रखते हैं, उनका ये कहना था कि पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात नाकाम रही। जी। साफ तौर पे उन्होंने कहा पुतिन इंडिया आए, मोदी से मुलाकात की, कुछ शराइत पे बात हुई, कुछ एग्रीमेंट्स हुए, कुछ जो है दिफाई मामलात पे बात हुई, तेल ख़रीदने के मामले पे बात हुई, लेकिन पुतिन का रवैया जिस तरह का होना चाहिए था वैसा नहीं था। मतलब ये कि वो भी अभी ये बात हज़म नहीं कर पाए हैं कि इंडिया अमेरिका के पलड़े में है या फिर रूस के पलड़े में है, इंडिया अमेरिका के साथ है या फिर रूस के साथ है, ये बात वो अभी हज़म नहीं कर पाए। मतलब उनका एतमाद मुतज़लज़ल होके रह गया है। आपको याद होगा कि जब दुनिया दो क़ुतबी निज़ाम के हिसाब से चलती थी तो तब इंडिया जो है यूएसएसआर ब्लॉक में था, पाकिस्तान यूएसए के ब्लॉक में था। उसका नतीजा दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। इंडिया के साथ यूएसएसआर खड़ा था तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा रहा, उसके दो टुकड़े हो गए। तो ये जो है अमेरिका की पॉलिसी होती है। आज आप फ़लस्तीन की जो है फिल्म रोक के अपने आप को इसराइल का दोस्त करार देकर, अपने आप को जो है अमेरिका का दोस्त करार देकर अपनी जो पॉलिसी है खारिजा पॉलिसी उसको बदल नहीं सकते। आप इसको बदलेंगे तो इससे दो पहलू है इसके, एक तो ये खारिजी पॉलिसी को बदलने की बात है और दूसरी चीज़ ये कि इस मुल्क के जो मुसलमान हैं जिसको फ़लस्तीन से यकीनन हमदर्दी है, दुनिया के उन तमाम मजलूमों से हमदर्दी है जहाँ पर जुल्म और सितम के ज़रिए से इंसानियत को दबाने, कुचलने और ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो उन तमाम लोगों से मुसलमानों को हमदर्दी है। तो शायद हो सकता है कि मुसलमानों की दिल आज़ारी भी जो है मरकज़ी हुकूमत का जो वतीरा है उसी की बुनियाद पर यह काम किया गया, क्योंकि हमें इशारा मिल गया अपनी बात को वाइंड अप करना है। सजा साहब, 3 अहम खबरें हैं जिसका मैं सरसरी तौर पर तस्करा करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। एक है यमुना एक्सप्रेस से, जहाँ पर कोयले की जो तह जम गई थी जिसकी वजह से गाड़ियां दिखाई नहीं दे रहे थे। यमुना एक्सप्रेस पर एक हादसा पेश आया जिसमें 7 बस और 3 कारें एक दूसरे से टकरा गई है। भयानक आग लगी जिसमें आग में 4 लोग जलकर खाकस्तर हो गए हैं, मतलब वो जलकर मर गए हैं और जो है बहुत सारी दीगर भी अमवात हैं जिसकी तफसीलात अभी वो वसूल नहीं हुए, मगर 4 लोगों के जलकर खाकस्तर होने की खबर मिली है। वहाँ पे आग के शोलों में 7 बसें और 3 जो कारें हैं वो आग के शोलों में तब्दील हो गई हैं। एक खबर यूपी के मेरठ से है जहाँ पर डॉक्टर को भैया कहने पर मरीज और मतलब उसके अटेंडर भाई बहन, एक भाई मिट्टू जो है अपनी बहन शिवांशी को अस्पताल में इलाज के लिए लाए थे मेरठ, और वहाँ पर उन्होंने गफलत से जो है डॉक्टर को भैया कह दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर को आ गया गुस्सा। उन्होंने वो भाई और बहन को पुलिस को तलब करके
ओपीडी से निकाल बाहर किया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। डॉक्टर का पेशा बड़ा मुक़द्दस होता है, डॉक्टर्स को इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर इंसानियत ख़त्म होती दिखाई दे रही है। एक खबर है, आलमी खबर है, मैक्सिको से है। मैक्सिको का एक जो हवाई जहाज़ प्लेन है वो क्रैश हो गया, जिससे वो जलकर पूरा वो भी खाकसर हो गया, शोलापोश हो गया। और इमरजेंसी लैंडिंग किसी फुटबॉल ग्राउंड में वो करने की कोशिश कर रहा था पायलट, मगर वो जो है प्लेन जो है वो मीटल की छत में फंस गया, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर वो जो हवाई जहाज़ है शोलापोश हो गया। और एक खबर उत्तर प्रदेश की मॉरल पॉलिसिंग के ऊपर जो है सवाल उठ रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक खातून पुलिस एहलकार जो है एक शीतल मंदिर को आए हुए भाई बहन से सवाल पूछ रही है कि तुम दोनों कौन हो और आपस में तुम्हारा रिश्ता क्या है। फिर वो घर वालों से भी बात करते हैं। तो इस तरीके से जो राजदारी है, प्राइवेसी है और लोगों का जो हदूद है, वो उनके पर्सनल फ्रीडम, जो शख्सी आज़ादी है, उस पर इसको कार ज़र्ब कहा जा रहा है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। ये इस पर बहुत सारी तनकीदें भी हो रही हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है कि रवैये को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक भाई बहन को रोक कर उनसे सवाल करना, किसी को भी रोक कर सवाल करने का किसी को इख्तियार नहीं है, पुलिस को भी इख्तियार नहीं है। अगर किसी किस्म का शुबा है, मुश्तबा हालत में अगर कोई नज़र आ रहा है तो उससे उसको रोक सकते हैं। एक लड़का लड़की आ रहे हैं तो उन्हें रोकना और उनसे सवाल करना जो है ये पुलिस का काम नहीं है। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा